ऐसा है कि इन्होंने छोटे छोटे पटाखे छोड़े, भाजपा ने एटम बम गिरा दिया इनके ऊपर। बसपा में मुंह लगा था नोट कमाने का आदत जो बसपा में बिगड़ी थी इनकी, ये चाहते थे भाजपा में भी वही मलाई काटना, लेकिन योगी जी ने किसी को काटने नहीं दिया मलाई। मैं बता रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत ये थी कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थीं डर के मारे। तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए थे उसके बाद से महंगाई और बेरोजगारी ये दो कॉमन मुद्दे हैं, हर चुनाव में उठते हैं। 22वीं शताब्दी का ये सबसे खूबसूरत मजाक है कि हम सब में सब सीटें पाएंगे। कांग्रेस कहाँ जाएगी, मायावती कहाँ जाएगी, भाजपा कहाँ जाएगी, आप कहाँ जाएगी, ये सब लड़ रहे हैं घास छीलने के लिए, सब सीट यही ले गए तो वो सब क्या करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, नेताओं के पाले बदलने का दौर जो है जारी है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। इन सब सारी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ BHU के पूर्व प्रोफेसर RP सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो आज इनसे हम खास बातचीत करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य और पिछले 5 साल का कार्यकाल। अच्छा, अखिलेश यादव का मैनपुरी से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक खास रणनीति है या फिर घर वापसी के संकेत है? घर वापसी है, वो रणनीति नहीं है। दरअसल वो बेचारे क्या करें, वो फंस गए योगी के जाल में। उन्होंने पहले योगी को ललकारा, उन्होंने सोचा कि विधान परिषद के सदस्य हैं योगी, चुनाव लड़ेंगे नहीं, उन्होंने योगी को ललकार दिया तो योगी जी अपना सन्यासी आदमी ठहरे, उतर गए लुंगी पहन के कि लड़ूंगा। तो अब दिक्कत यह है कि उनको तो टिकट काट के दे दिया इन लोगों ने आपसी कहने की, लेकिन उसके बाद जब योगी जी ने पलटा दांव कि अब तुम लड़ो, कहाँ से लड़ोगे, तुम भाग रहे हो, तुम हारने के डर रहे हो, इतना ज़्यादा इनको वो प्रवोक किया कि ये ताव में आ गए लड़ने के लिए। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि पहले तो ये हवा में उड़ रहे थे, जब 4-5 ठो नेता दूसरे दलों से गए तो इनको लगा कि सारी बैकवर्ड बिरादरी हमारे पक्ष में वोट वर्षा कर देगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, अखिलेश उधर दलित कहकर भाजपा को तोड़ रहे थे, इधर भाजपा ने परिवार में ही सेंधमारी कर ली। बिल्कुल ऐसा है कि इन्होंने छोटे छोटे पटाखे छोड़े, भाजपा ने एटम बम गिरा दिया इनके ऊपर। समझ रहे हैं ना, इन्होंने मौर्य को उनको जो अपने क्षेत्र के मशहूर नेता हैं, सिर्फ अपने क्षेत्र के, ऐसा नहीं कि उनके कहने पर पूरे यूपी के मौर्य वोट देंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग अपना चुनाव मरे में जीत जाएंगे। ये जो बसपा से आए हुए हैं, ये भगोड़े हैं, ये भाजपा में थे और ये कल अखिलेश का भी साथ छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इनको कमाई धमाई करना है। तो ये जहाँ इनको कमाई का मौका मिलेगा वहाँ रहेंगे। अच्छा, अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में आना, ये भाजपा के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा आने वाले चुनाव में? ऐसा है कि हवा ही पलट दिया। आपने हमारे दल को तोड़ा, हमने आपके घर को तोड़ दिया, तो इसका असर नहीं होगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा वो ये भाजपा में चली गई, कम से कम वहाँ जाके समाजवादियों की विचारधारा को बढ़ाएंगी और साथ साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम भी करेंगी। देखिए, फिसल पड़े तो हर गंगे। ऐसा है कि दुख तो है उनको। उसके पहले उन्होंने एक और बयान दिया था कि माननीय मुलायम सिंह ने उनको बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। ये अखिलेश जी का बयान है कि उनको बहुत समझाया, नहीं मानी। तो फिर दोबारा खुशी क्यों व्यक्त कर रहे हैं? एक बार नाराज़गी, एक बार खुशी। अरे माननीय मुलायम सिंह ने आपको भी तो बहुत समझाया था, आपने बुजुर्ग आदमी के गले पर हाथ लगा के ढकेल दिया था मंच से। आपने अपने पिता को बेइज्जत किया, आपने अपने चाचा को बेइज्जत किया, आपने किसको छोड़ा है? किसी को छोड़ा है? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अपर्णा यादव कोई बड़ी नेता नहीं है, वो सिर्फ एक बड़े परिवार की बहू है, उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से तो बड़ी नेता है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो मायावती के चपरासी थे, पैर छूते थे, और उसके बाद भाजपा का पैर छूते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का गुस्सा आप जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को टिकट मिल जाता, स्वामी प्रसाद नहीं जाते, लेकिन भाजपा ने एक नीति बनाई है कि हम किसी के परिवारवाद नहीं चलने देंगे किसी का। तो इनके भागने के पीछे ये है। और दूसरा, इन्होंने जो बसपा में मुंह लगा था नोट कमाने का आदत जो बसपा में बिगड़ी थी इनकी, ये चाहते थे भाजपा में भी वही मलाई काटना, लेकिन योगी जी ने किसी को काटने नहीं दिया मलाई, तो वो भी कोफ्त है। लेकिन सर, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो विपक्ष जो है हमेशा से हमलावर रहता है भाजपा के ऊपर। बेरोजगारी न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें बल्कि पूरे प्रदेश चाहे भारत की बात करें तो बेरोजगारी जो है एक अहम मुद्दा रहा है हमेशा से। देखिए, कोई भी मुद्दा होता है तो उसके पीछे कोई बेसिक कारण भी होते हैं।
ऐसा नहीं है कि बिना कारण के कोई मुद्दा उठ जाता है। भारत की आबादी 1.5 अरब है। दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो 1.5 अरब को रोजगार दे दे सबको? ये संभव नहीं है। सरकारी खजाने में इतना पैसा भी नहीं हो सकता कि इतने लोगों को तनख्वाह बांट दे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी जो दर है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, यूपी में बेरोजगारी दर घटी है। आपको मैं बताऊं, योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो विभागों में पेंडिंग थी नौकरियां, उन सबको चालू कराया। कोर्ट में जाके कोर्ट से रिक्वेस्ट किया, कोर्ट ने जिन पर रोक लगाई थी वो भी हटाया कोर्ट ने रोक, और सब पर भर्तियां तो हुई हैं। अध्यापकों की व्यापक पैमाने पर भर्ती हुई, पुलिस में भर्ती हो रही है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ भर्ती न हुई हो। ऐसा है कि मेरे पास सरकारी आंकड़ा तो है नहीं, अगर मुझे पता रहता तो मैं आंकड़ा मंगवा लेता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक ये लोग कहने की बात है, तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए थे उसके बाद से महंगाई और बेरोजगारी ये 2 कॉमन मुद्दे हैं, हर चुनाव में उठते हैं, हर चुनाव में उठते हैं। महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई जो ये अर्थशास्त्र का नियम है कि महंगाई भी बढ़नी ही बढ़नी है और बेरोजगारी भी बढ़नी है। बेरोजगारी क्यों बढ़नी है वो बता दूं। एक आदमी सर्विस पाता है तो 60 साल तक सर्विस करता है उस पद पर। जब 60 साल बाद वो रिटायर होगा तब ना पोस्ट खाली होगी। आबादी हमारी क्या उस गति से बढ़ रही है? उससे दूनी स्पीड से बढ़ रही है आबादी। तो आप बताइए कहाँ एडजस्ट करेंगे आप सबको? इसी तरह से देख लीजिए आप शिक्षा के, जहाँ तक रही बात, शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ पहले से। वो विद्यालय जहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, गंदगी की भरमार रहती थी, बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं करता था, उन विद्यालयों को जाके देख लीजिए। अच्छी बिल्डिंग है, सफाई है, उन बच्चों को भोजन मिल रहा है, किताब कापी मिल रही है, ड्रेस मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है सरकारी स्कूलों में बच्चों को। स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लीजिए, मुख्यमंत्री को खुद कोरोना हुआ था, उन्होंने आइसोलेशन पीरियड समाप्त होते ही उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू किया, और जितना ज़्यादा दौरा योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, शायद कोई मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में उतना किया। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो ये पिछले दिनों से इनका कहना है कि भाजपा में जो है दलित, शोषित और पिछड़ों का जो है 5 सालों में शोषण हुआ है। क्या शोषण हुआ है ये भी बताएं ना, क्या शोषण हुआ है? दलितों को फ्री बिजली कनेक्शन, फ्री मकान, फ्री भोजन, फ्री दवाई, अब क्या चाहिए? देश उठा के पूरा दे दिया जाए। अच्छा, अपर्णा यादव ने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी तो उन्होंने एक अपने बयान में बार बार एक बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने जो महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया है, मैं उससे प्रेरित होकर भाजपा में आई हूँ। तो क्या अखिलेश यादव के कार्यकाल में महिलाओं के लिए कोई शिक्षा या सशक्तिकरण का कार्य नहीं किया गया था क्या? बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत ये थी कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थीं, डर के मारे लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थीं, और कोई भी औरत शाम होते ही बिना किसी गार्जियन के घर के बाहर नहीं निकलती थी बाजार में। और जितने भी दंगे हुए, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के केस अखिलेश के समय में हुए, उतने कभी नहीं हुए। अच्छा, इस बार के चुनाव में ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो समाज है वो भाजपा से खासा नाराज है। ये पॉलिटिकल गेम है। क्यों ब्राह्मण नाराज होगा भाजपा से? क्या किया भाजपा ने ब्राह्मणों के खिलाफ? अगर ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ किया हो भाजपा, तब ना ब्राह्मण नाराज होगा। क्यों ब्राह्मण नाराज होगा भाई? राम मंदिर बन रहा है जहाँ ब्राह्मण पूजा करेंगे, वहाँ सब उनका साम्राज्य चलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में देखिए, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो ब्राह्मणों के संरक्षण में ही न चलते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए तो बहुत सारा काम हुआ है। कैसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है? अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जो योगी जो है वो किसी खास समुदाय पर ही बुलडोजर चलवाते हैं। ऐसा है, कहने की बात है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई समुदाय नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी होता है। वो जाति का सहारा सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जब वो फंसता है कहीं, तब वो जाति का सहारा लेता है। अच्छा, क्या लगता है इस बार चुनाव में अगर आप देखें तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? क्या फिर से योगी आदित्यनाथ आएंगे या अखिलेश आएंगे? क्योंकि भाजपा, उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक इतिहास है, यहाँ जो सरकारें हैं 5 साल में बदलती है, और अगर हम इसको 2002 से नज़र डालें तो कुछ ऐसी ही तस्वीर है। देखिए, वो समय कुछ और था।
जब 5 साल में बदलती थी वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। जिस वोट पर ये लोग राज्य करते थे अदला बदली करके, उसी वोट पर भाजपा भी राज्य कर रही है। अब इनके पास है क्या? अखिलेश यादव ने 2 चुनाव लड़ा, एक लोकसभा एक विधानसभा। एक चुनाव में कांग्रेस से समझौता किया, दूसरे में मायावती से समझौता किया, दोनों बुरी तरह हारे। जबकि ऐसा कहा जाता रहा मुलायम जी के समय में कि मुलायम जी और मायावती मिल जाएं तो उत्तर प्रदेश में किसी का पत्ता भी नहीं हिलेगा। और क्या हुआ? लड़े दोनों साथ मिलके, जीते चुनाव, लेकिन अखिलेश जी लड़े मायावती के साथ, क्या हुआ? कोई कारण है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आता है, जो जातिवाद जो है वो विकासवाद के पीछे रह जाता है। उसका कारण यह है कि जो अक्षम नेता हैं, जो अयोग्य हैं, ये लोग इनके पास कोई सिद्धांत नहीं, कोई काम नहीं इनका, तो आखिर ये लड़ेंगे किस आधार पर? तो ये जाति का आधार खोजते हैं। कमज़ोर आदमी हमेशा जाति का सहारा खोजता है, मजबूत आदमी अपने काम के सहारे लड़ता है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखें तो अगर पिछले बार की तुलना में बात करें 2017 से, तो भाजपा को सीटों की नुकसान होते हुए देखा जा रहा है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वांचल हो। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे बताया जा रहा है जो किसान है वो भाजपा से जो है खासा नाराज है। देखिए, किसान भाजपा से थोड़ा बहुत नाराज था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी और चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र जी, ये दोनों जी मिल के जो टिकट बांटे हैं, उसमें जाट तो इनके साथ नहीं जाने जा रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव जो है बार बार ये कहते हैं कि बाबा जी ने पिछले 5 सालों में कोई नया काम नहीं किया, जो योजनाएं मैंने शुरू की थी उन्होंने बस फीता काटने का काम किया। ऐसा है कि अगर उन्होंने काम शुरू किया तो फीता क्यों नहीं काटे? अब हमको बताइए, अगर आपने काम शुरू किया तो फीता क्यों नहीं काटा? झूठ बोलते हैं। जिस यमुना एक्सप्रेसवे की बात वो करते हैं, वो तो मायावती ने शुरू किया था, फीता इन्होंने काटा है, अखिलेश जी ने शुरू किया हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे आपको याद है, जेपी को दिया गया था ऑर्डर, टेंडर। लेकिन वो कहते हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज योगी नारा देते हैं, वो समाजवादी एक्सप्रेसवे था, इन्होंने बस उसका नामकरण कर दिया। कभी आपने सुना? हमने तो नहीं सुना। आपने सुना था कि कोई समाजवादी एक्सप्रेसवे बन रही है उत्तर प्रदेश में? हमने तो नहीं सुना था। हो सकता है सिरकिस की तरह वो स्वप्न में आया होगा, जैसे सिरकिस जी उनके स्वप्न में आते हैं, उसी तरह भी सब काम भी इनके स्वप्न में आ रहे हैं। कोई विकास का काम इन्होंने नहीं किया, और जो किया उसमें इतनी ज़्यादा कमीशन खोरी, उसका दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि वो सब नष्ट हो गया। एक तो पाथवे क्या लखनऊ में साइकिल वाला रोड क्या बनवा रहे थे ना, सब तो दुकानदारों ने कब्जा कर लिया लोगों को पैदल चलने के लिए। अच्छा, उनका नारा इस बार जो है समाजवादी पार्टी जो है 400 पार सीटें लाएगी। 3 तो छोड़ क्यों रहे हैं? 403 बोले ना, बाकी सब शून्य पर रहेंगे। ये प्रहसन नहीं तो और क्या है? आपको नहीं लगता कि प्रहसन है? ये 22वीं शताब्दी का ये सबसे खूबसूरत मजाक है कि हम सब में सब सीटें पाएंगे। कांग्रेस कहाँ जाएगी, मायावती कहाँ जाएगी, भाजपा कहाँ जाएगी, आप कहाँ जाएगी? ये सब लड़ रहे हैं घास छीलने के लिए, सब सीट यही ले गए, तो वो सब क्या करेंगे? अच्छा, बहुजन समाजवादी पार्टी देखें तो इस पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है, इसलिए कि मीडिया पर उसकी ज़बरदस्त पकड़ नहीं है। उनकी रैलियां भी नहीं हुई अभी तक, एक भी नहीं हुई, लेकिन उसके वोट हैं। ऐसा नहीं है, उसके वोट हैं, पाएंगे उसके कैंडिडेट वोट, लेकिन वो पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले वाली स्थिति अखिलेश जी की भी नहीं है, पहले वाली स्थिति मायावती जी की भी नहीं है। देखिए, जनता जो है अब काम की तरफ दौड़ती है, काम देख रही है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं, गरीबों के हक में जो काम हुए हैं, वो ऐतिहासिक है। न कभी हुआ था, न कभी शायद हो आगे। 2-3 साल से मुफ्त में खाना बांट रही है सरकार, अनाज मुफ्त में दे रही है। आपके पास कार्ड हो न हो, कोरोना पीरियड में तो ये हुआ कि आपके पास कार्ड नहीं है, आप जाइए दुकान पर, कहिए कि हमको खाना के लिए चाहिए, आपको मिलेगा। ये हुआ। मकान पक्का,
गैस सिलेंडर फ्री, बिजली कनेक्शन फ्री, उसके बाद किसानों को 6,000 रुपया सालाना फ्री, गरीबों के खाते में फ्री, विधवाओं को, महिलाओं को, निराश्रितों को, सबके खाते में पैसा जा रहा है। बेवकूफ़ जनता है, जनता देख नहीं रही है ये सब चीज़ें। देखिए, प्रहसन करना और वास्तविक धरातल पर खड़े होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये लोग गंभीर राजनीति के नहीं हैं, इनकी बातों को सीरियसली लेने लायक नहीं है। इनके बयान से लगता है कितने सीरियस हैं ये लोग।